हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आगे बढ़ते हैं कैपिटल गेन में। 4th नंबर पेज पर आइए आप। और जैसा कि अपना रूल है, पहले सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, जब लाइव क्लास में मैंने पढ़ाया था, आपसे कहा था कि इनकम टैक्स पढ़ने का सही तरीका यह होता है कि आपको मैं जो भी रूल्स समझाते जाता हूं उसको वापस से रिवाइज कर दिया। यानी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में रूल्स बताए, फिर सेकंड वीडियो में रूल्स बताए, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि बस अगले रूल्स पढ़ें, आप पिछले वापस पढ़ें। यानी फर्स्ट वीडियो के रूल्स वापस पढ़ें, सेकंड वीडियो के फिर रिवाइज करें, फिर थर्ड वीडियो देखें। बार बार रिवाइज करेंगे तो ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। यूं देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत इजी, क्योंकि 3-4 पॉइंट ही तो है, बस यही ढूंढना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कुछ बच्चों को इसलिए लगता है क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत है, अलग अलग टाइप की चीजें बेचते हैं। कभी शेयर बेच दिए, कभी डिबेंचर्स बेच दिए, कभी डिप्रिशिएबल असेट बेच दी, कभी बिल्डिंग बेच दी, बस इसलिए। अदरवाइज कंसेप्चुअली ये देखा जाए तो चैप्टर बहुत छोटा है। तो आप रिवीजन बराबर करते रहे अगर अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो। अब हम आगे चलते हैं 4th नंबर पेज पर। मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मेट में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये सेल्स कंसिडरेशन होता है, दूसरा सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, और फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये आपका कैपिटल गेन आ जाता है। एग्जम्पशन की बात हम बाद में करते हैं, एग्जम्पशन की बात हम बाद में करेंगे। पहले कैलकुलेट करना तो सीखें, गेन कितना आ रहा है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन कितना आ रहा है। एग्जाम करना ना करना वो बात की बात। तो अभी हम यहां तक चलते हैं। यहां तक के लिए मुझे आपको 1, 2, 3, 4 चीजें समझाना है, ठीक है। 4 चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है और सबसे ज्यादा रूल्स किसी के हैं तो वो ये है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वैसे देखा जाए तो कितना सिंपल होता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसे कहते हैं? आपने कोई एसेट कितने में खरीदी, प्लस खरीदने से रिलेटेड एक्सपेंसेस, बिल्डिंग परचेज की, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूड्स परचेज प्राइस ऑफ बिल्डिंग, परचेज प्राइस ऑफ बिल्डिंग, प्लस एट द टाइम ऑफ परचेज वी हैव टू रजिस्टर लीगल डॉक्यूमेंट्स, हमको रजिस्टर करवाना पड़ता है। रजिस्ट्री आपने नाम सुना होगा। तो रजिस्ट्री कराने पे आपको स्टाम्प ड्यूटी लगती है, प्लस वकील की फीस लगती है, लॉयर्स फी। तो ऑल एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ एक्विजिशन, ऑल एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ एक्विजिशन। ब्रोकरेज भी देते हैं, जिस ब्रोकर ने आपको मकान दिलवाया तो ब्रोकरेज। तो सारे एक्सपेंसेस जो परचेज से रिलेटेड होंगे वो सब परचेज कॉस्ट में ऐड कर दोगे। ये तो हम बहुत साल से पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट मशीन में भी आपने पढ़ा कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस एक्सपेंसेस अप टू रेडी टू यूज, रेडी टू यूज तक के एक्सपेंसेस उसमें कैपिटलाइज होते हैं। तो ये बात तो बहुत पहले से चले आ रही है कैपिटलाइजेशन की, आप सब जानते हैं। तो एक नॉर्मल रूल तो ये हो गया आपका, लेकिन टिपिकल अलग अलग टाइप के रूल्स क्या क्या हो सकते हैं वो समझाना चाहता हूं मैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, कैपिटल गेन चैप्टर का। क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो आपका इंडेक्सेशन गलत आएगा, ये गलत आया तो फिर आपका कैपिटल गेन गलत है। कंसिडरेशन जनरली क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन कॉस्ट के बारे में अलग अलग टाइप के रूल्स हैं। ये भी इजी है, ये भी इजी, सबसे ज्यादा रूल्स ही इसी के बारे में, इसलिए ध्यान से आप समझते जाएं। तो पहला रूल, जनरली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस परचेज प्राइस एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्री चार्जेस, ब्रोकरेज, कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शेयर्स भी खरीदूंगा तो शेयर की परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज वगैरह। लेकिन शेयर्स में एसटीटी ऐड नहीं होता, ना खरीदते समय और ना बेचते समय। ये स्पेशली शेयर्स एसटीटी के बारे में बात है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कोई भी सिक्योरिटी खरीदते बेचते हो तो स्टॉक एक्सचेंज में एक टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं हम एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ऑफ मार्केट यानी आप शेयर मार्केट के बाहर खरीदोगे बेचोगे तो एसटीटी नहीं लगेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में लगता है। तो खरीदने वाला कॉस्ट में ऐड नहीं करना है और बेचते समय सेलिंग एक्सपेंसेस में अलाउेबल नहीं है, तो एसटीटी आप छोड़ देना हमेशा। बाकी सारे एक्सपेंस हम ले सकते हैं, ब्रोकरेज, कमीशन एक्सेट्रा। ये सबसे इजी रूल हुआ। दूसरा, सेकंड नंबर रूल के बारे में ये है कि आपको मैंने बताया था इंडेक्सेशन होता है अगर लॉन्ग टर्म हो तो।
लेकिन इंडेक्सेशन स्टार्ट कहां से हो गए थे? इंडेक्सेशन का फर्स्ट बेस ईयर क्या है? 1 to 100, और आज की तारीख में ये हो गया है 1920 में 289। दो इंडेक्स याद रखने के लिए कहा था। तो 1 to स्टार्टिंग इंडेक्स था बेस ईयर, हालांकि इसका पहले बेस ईयर था 1981, 81, 82, तो वहां 100 था। अभी पिछले 2 साल पहले ही अमेंडमेंट आया, उसको शिफ्ट कर दिया गया है 81 से हटा के यहां पर, क्योंकि 81 मतलब बहुत पुरानी बात हो गई, 40 साल पुराने, 40 साल पुराने वैल्यू लाना बहुत मुश्किल होता है, तो यहां शिफ्ट कर दिया इसको। अब अभी भी एक प्रॉब्लम है कि अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी मैंने 2001, 1 अप्रैल 2001 से भी पहले एक्वायर की होगी, तो क्या करूंगा? सपोज मैंने कोई प्रॉपर्टी 98, 99 में एक्वायर की, या और इससे भी पहले चलते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी भी होती। मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी 80, 81 में एक्वायर की, तो ऐसी कंडीशन, और उस वक्त एक्वायर की मैंने इसको 1 लाख रुपए में, 1 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी उसकी? 1 लाख, इंक्लूडिंग ऑल ब्रोकरेज कमीशन एक्सेट्रा। ओरिजिनल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ये थी, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट इसकी ये थी, ओरिजिनल कॉस्ट। अब प्रॉब्लम ये कि इसका इंडेक्सेशन कैसे करूं? आज की तारीख में मैंने इसको बेचा 1920 में। अब आप समझते हो, जो चीज, जो लैंड बिल्डिंग की खासतौर से बात करें तो लैंड बिल्डिंग में तो उस वक्त से आज तो बहुत ज्यादा वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। उस वक्त का जो मकान 1 लाख रुपए का होगा, डेफिनेटली आज वो 1 करोड़ तक का भी हो सकता है, अगर अच्छी लोकेशन पे, अदरवाइज 50 लाख का तो होगा। तो 50 लाख रुपए में बेचा आपने, सेल्स किया 50 लाख में, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मैं 1 लाख का इंडेक्सेशन करने गया, तो इंडेक्शन में इंटू 289 से होता है, आप सब जानते हो। 289 क्यों? क्योंकि 1920 का इंडेक्स क्या है? 289। उस कॉस्ट को मुझे आज की कॉस्ट के हिसाब से लाना है, पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें डिवाइड में कैसे करूं? डिवाइड हम किस ईयर से करते हैं? डिवाइड करते हैं जिस ईयर की कॉस्ट होती है उस ईयर से डिवाइड करते हैं। अभी कॉस्ट तो 80-81 की, और 80-81 का तो इंडेक्स में है ही नहीं हमारे पास। तो ऐसी सिचुएशन में क्या रूल बना दिया गया है? देखो, इफ असेट एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2001, ऑन और बिफोर यानी 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो 1 अप्रैल 2001 से पहले मतलब 31 मार्च 2001। तो यहां या इससे पहले अगर कोई असेट परचेस की होगी कभी भी, और ये अमेंडमेंट अभी आया, मैंने कहा 2 साल पहले असेसमेंट ईयर 18-19 से, तो क्या रूल है? देन फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। क्या लेना है? फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू इस दिन की, क्योंकि इंडेक्सेशन स्टार्ट कहां से हुआ? यहां से हो। तो जो भी असेट पुरानी खरीदी हुई है आपने 81, 82 में खरीदी है असेट 1 लाख में, तो ये हुई इसकी ओरिजिनल कॉस्ट। ये क्या हुई? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट। और मुझे कंपेयर करना है इसको किससे? यहां की फेयर मार्केट वैल्यू से। अब फेयर मार्केट वैल्यू मान लो इसकी 5 लाख रुपए है। कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू। तो क्या रूल है? एट द ऑप्शन ऑफ असेसी, एट द ऑप्शन ऑफ असेसी लिखा है, विच एवर इज हायर लोअर नहीं लिखा, आपकी जो इच्छा हो। तो आप बताओ, कैपिटल गेन पर्पस के लिए एक असेसी इन दोनों में से क्या लेगा? ओरिजिनल कॉस्ट लेगा या फेयर मार्केट वैल्यू लेगा? डेफिनेटली वो फेयर मार्केट वैल्यू लेगा। इसलिए मैंने आगे लिख दिया वहां नोट्स में कि इट इज जनरली बेनिफिशियल फॉर द असेसी टू टेक हायर ऑफ द बोथ। हायर लेने से क्या रहेगा कि जब यहां पर वो 5 लाख लेगा, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी तो गेन कम आएगा। 1 लाख लेता तो गेन ज्यादा आता, 5 लाख लेगा तो गेन कम आएगा। समझ आ रही बात? क्या बोल रहा हूं मैं? इन शॉर्ट सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको करना ये है कि जो भी असेट आपकी 2001 से पहले की होगी तो उस पे आपको 2 चीजों को कंपेयर करना है, ओरिजिनल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू। बस इन 2 चीजों को कंपेयर करना है। विच एवर इज हायर लोअर नहीं, क्योंकि आपको ये भी रखना है, एमसीक्यू भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे। इसलिए एट द ऑप्शन ऑफ असेसी, असेसी में सिलेक्ट लोअर प्राइस। अगर उसको ज्यादा टैक्स देने की इच्छा हो
तो कम प्राइस दे ले, ठीक है, विच एवर इज हायर। अब हम हायर इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे लिए फायदा है। अब इंडेक्शन कौन सा लगाएंगे, तो डेफिनेटली 100 लगाएंगे क्योंकि इस ईयर पे ला दिया ना आपने। और मान लो उल्टा होता यहां पर प्राइस 50,000 रह जाती, 50,000 रह जाती फेयर मार्केट में, तब आप कौन सी लेते, तब आप 1,00,000 रुपए लेते, 1,00,000 रुपए लेते, तब भी आप इंडेक्सेशन 100 से डिवाइड करते, क्योंकि आपने अब कंपैरिजन किससे कर लिया, 2001। तो ये 1 का कंसेप्ट इसलिए आया है कि आप जितनी भी पुरानी चीजें उसको कहां लेकर आ जाओ, 1 अप्रैल 2001 तक लेकर आ जाओ, ठीक है, कंपैरिजन करने में। अब आपने कॉस्ट वो लिए तो भी 100 लगाना है, अगर आपने कॉस्ट ये वाली लिए तो भी कितना लगाना है, 100, क्योंकि आपने कंपैरिजन कर लिया है। तो अब आपने उस चीज को 1 पर लाके खड़ा कर दिया, 1 पे लाके खड़ा कर दिया मतलब 100, ठीक है, ये कंसेप्ट है। क्लियर है बात? मैं फिर बोल रहा हूं बहुत आईएमपी कंसेप्ट है ये सारे, जितने भी मैं पढ़ाऊंगा आप, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन करोगे क्वेश्चन में तो 4 आइटम ढूंढना मुश्किल से, उस 4 में से भी मेन तो ये 2 रहेंगे, एक्सपेंसेस नहीं होंगे चलेंगे, इंप्रूवमेंट नहीं होगा चलेगा, लेकिन सेल और परचेज 2 काम तो होंगे। तो सेल्स और परचेज इन 2 के रूल सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए आपको। तो कॉस्ट का पहला रूल हुआ अपना जनरल रूल हुआ परचेज प्राइस प्लस कमीशन ब्रोकरेज एक्सेट्रा। सेकंड रूल हुआ इफ एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 then it should be compared with original cost or fair market value as on 1 April at the option of assessing. तीसरा पॉइंट, if assets acquired by way of will, gift, partition of HUF, गिफ्ट विल पार्टीशन ऑफ HUF में अगर आपने असेट एक्वायर की, यानी आपको गिफ्ट में मिली है, विल में मिली है वसीयत में, या पार्टीशन ऑफ HUF में मिली है, तो ऐसी कंडीशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, पढ़ना मत, पहले सुनो, पहले आप एग्जांपल सुनो। तो सपोज मिस्टर एक्स ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की 1-2 में 1,00,000 रुपए कॉस्ट में, और इन्होंने ये वाली प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को गिफ्ट में दे दी, कब दे दी गिफ्ट में, तो गिफ्टेड टू वाई ऑन, हम मान लेते हैं इसने गिफ्ट में दी 4/5 में, कब गिफ्ट में दी 4/5, तो इनके लिए गिफ्ट में मिली, इसका मतलब कॉस्ट क्या होगी, नील, फोकट फ्री में मिलेगा इनको, तो या इन्होंने वसीयत में इनको दी तो फ्री में मिली इनको, या पार्टी ये HUF है मान लो और इस पार्टीशन में मिली इनको, ये HUF के मेंबर थे, इनको पार्टीशन में मिली। तो जब भी इस तरह से प्रॉपर्टी 0 वैल्यू पर मिलती है आपको, तब तक वैल्यू लगेगा, 0 वैल्यू पर नहीं ली। अब आपको एक रूल याद आ रहा होगा कि सर आपने तो कहा था गिफ्ट विल ये तो ट्रांसफर ही नहीं होते हैं, और जब ट्रांसफर ही नहीं होते तो कैपिटल गेन नहीं लगता, बिल्कुल सही बात है। तो नॉट ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, इसके लिए ये ट्रांसफर नहीं है बिकॉज गिफ्ट है, तो इसके हैंड्स में मिस्टर एक्स के हैंड्स में नो टैक्स लायबिलिटी, बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रांसफर, ये लिख के हम आगे बढ़ जाएंगे। तो एक्स is not liable for any capital gain because it is not transfer, ठीक है। तो देने वाले के लिए नॉट टैक्स, मैंने उस वक्त भी समझाया था, जो ले रहा है वो लेके बैठ गया, अभी इसके लिए भी कोई टैक्स नहीं, लेना टैक्स थोड़ी ना होता है। कैपिटल गेन चैप्टर में आप देख रहे हो टैक्स कब लगता है, ट्रांसफर वाले ईयर में लगता है, तो ये लेके बैठ गया। अब सपोज इस प्रॉपर्टी को, जो इसको कब मिली 4/5 में मिली, इस प्रॉपर्टी को ये 19-20 में बेच देता है, प्रीवियस ईयर 19-20 में सेल कर देता है 10 लाख रुपए में। अब मैं इसके लिए कैपिटल गेन कैसे निकालूं, लॉन्ग टर्म तो है, लॉन्ग टर्म इसलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म क्यों है, लॉन्ग टर्म इसलिए कि इसने एक्वायर कब की, 1 अप्रैल सर 2004-5 में। तो अब क्वेश्चन ये कि डेट यहां से देखें, वो 36 महीने या 24 महीने का रूल जो था आपको बताया था मैंने, 12 महीने 36 महीने 24 महीने, है ना, तो वो रूल यहां से यहां देखें या यहां से यहां देखें,
तो ये सारी बात क्लियर करने के लिए आप आए पॉइंट नंबर 3। तो इफ असेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट विल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ देन द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर इज कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। In computation of capital gain in such cases, date of acquisition, base year of indexation, cost of acquisition will be all of previous owner। सब चीज किसकी लेने का बोला? प्रीवियस ऑनर की। डेट ऑफ एक्विजिशन वो भी प्रीवियस ऑनर का। इसका मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन ये नहीं मानेंगे, वरना इसने तो एक्वायर कब किया? 4-5 में किया। फिर भी इसके लिए डेट ऑफ एक्विजिशन भी क्या मानेंगे? प्रीवियस ऑनर की। और प्रीवियस ऑनर की डेट क्या है? 1, 2। तो डेट भी वही लेंगे। इसका मतलब यहां से गिनेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो इस 4-5 से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। 1-2 में खरीदी और 19-20 में बेची, लॉन्ग टर्म हो गई। तो डेट ऑफ एक्विजिशन भी प्रीवियस ऑनर की लेना है। बेस ईयर ऑफ इंडेक्शन, इंडेक्शन भी किसके हिसाब से होगा? 4-5 के हिसाब से होगा या 1-2 के हिसाब से होगा? तो इंडेक्शन भी कहां से होगा? 1-2 के हिसाब से होगा। यानी मैं 1 लाख में डिवाइडेड बाय 100 करूंगा इंटू 289। तो डिवाइड किससे होगा? 100 से। और कॉस्ट भी किसकी लेना है? कॉस्ट एक्विजिशन भी प्रीवियस ऑनर की। यानी अमाउंट भी उसी का लो, डेट भी उसी का लो, इंडेक्शन भी वहीं से करो। यानी आप ये वाले डेट भूल ही जाओ थोड़ी देर के लिए। टैक्स लायबिलिटी वाई केस में आएगा, असेसी कौन रहेगा? मिस्टर वाई। टैक्स सीधे देगा, लेकिन कॉस्ट क्या मानेंगे? प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट। 1 लाख रुपए कॉस्ट उठा लो आप, इंडेक्शन भी उसी के हिसाब से कर दो। ये कर सकते। तो जब जब आपको गिफ्ट में मिलेगी, विल में मिलेगी, इनहेरिटेंस में मिलेगी, तो आपकी कॉस्ट 0 रहेगी। अगर 0 करता मैं यहां पे तो पूरा टैक्स लग जाता ज्यादा। इस चीज को बचाने के लिए भी एक बेनिफिट है कि वैसे अगर आप 0 मान लेते तो कॉस्ट और 0 हो जाती है, और 0 का इंडेक्शन भी 0 हो जाता, तो पूरा कैपिटल गेन आ जाता 10 लाख। तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है कि आप कॉस्ट किसकी मान लो? प्रीवियस ऑनर, और इंडेक्शन कर लो उसका। तो कुछ तो बेनिफिट मिलेगा आपको। कॉस्ट 289 हो जाएगी आपकी कॉस्ट। सपोज यहां पर ये ईयर चेंज कर देता हूं मैं। मान लो ये ईयर आपका 1 जुलाई 1998 में खरीदी होती है इसने 1 लाख रुपए। 98 में कब परचेस की होती? 98 में। तो इसके लिए तो कोई टैक्स लगता ही नहीं 98 में। और इसने 4-5 में इसको क्या दे दी? गिफ्ट में दे दी। तो अगेन वही बात कि मुझे 4-5 से तो कोई लेना देना नहीं। एक बात तो क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड में कि 4-5 से कोई मतलब नहीं। जब जब गिफ्ट वाला केस आएगा, विल वाला केस आएगा, तब तब आपको हमेशा कहां जाना रहेगा? प्रीवियस ऑनर की ओर। तो डेट भी ये लेंगे, कॉस्ट भी ये लेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम फिर हो जाएगी, इंडेक्शन कैसे करेंगे? 98 का तो इंडेक्शन है ही नहीं। तो ऊपर वाला रूल लग जाएगा, सेकंड नंबर रूल। यानी दोनों रूल एक साथ भी लगेंगे। ऊपर वाला रूल क्या था कि इफ असेट एक्वायर्ड बिफोर 2001 देन ओरिजिनल कॉस्ट, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, और फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। मान लो फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए, तो कौन सा लेंगे हम? 2 लाख लेंगे। 2 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ इक्वेशन। तो जो उसके लिए कॉस्ट ऑफ इक्वेशन होगी वही हमारे लिए हो जाएगी। ईयर कौन सा लेंगे? तो इंडेक्शन 100 से होगा। ठीक है, तो कॉस्ट भी वहीं से लेना है, इंडेक्शन भी वहीं से करना है। मतलब आप ये 4-5 ईयर, गिफ्ट वाला ईयर, विल वाला ईयर या पार्टीशन वाला ईयर जो रहता है वो भूल जाएगा। आपको हर कुछ वहीं से लेना है। क्लियर है? ऐसे होगा इंडेक्शन। और ऐसा क्यों हुआ? तो उसके लिए भी केस लिखा हुआ है। सीआईटी वर्सेस मंजुला जे शाह 2012 में केस हुआ था। आप स्टडी मटेरियल में भी कभी करेंगे तो आपको एक केस नजर आएगा, मंजुला जे शाह। सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फर्स्ट पेज पर आए। फर्स्ट पेज पर इंडेक्शन का एक फॉर्मूला दिया था। इंडेक्शन का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच असेट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय में लिखा था इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच असेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी। क्या लिखा था? फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी। पहली बार जब एसएससी ने ली तो कायदे से अगर लॉ के हिसाब से देखें, लॉ में ये फॉर्मूला दिया तो फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी, तो फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी। हम तो इसके लिए टैक्स निकाल रहे हैं ना, तो हमारे लिए एसएससी तो ये। तो फर्स्ट हेल्ड, इसने तो फर्स्ट टाइम हेल्ड कब की थी? 4-5 में। तो कायदे से 4-5 का इंडेक्शन लगना चाहिए।
लेकिन नहीं, वो केस मंजुला जिशाह का केस के कारण 100 लगेगा। तो 2012 से पहले बहुत कंफ्यूजन था, कुछ लोग ये 4-5 का लगाते थे, कुछ पुराना लगाते थे। अच्छा, ये लॉजिकली सही भी क्यों है? क्योंकि जब कॉस्ट मैंने 2 लाख उस ईयर के लिए, तो इंडेक्शन भी वही से होना चाहिए ना। अगर मान लो ये गिफ्ट इसने अभी दिया होता, मान लो 18-19 में गिफ्ट दिया होता, कब दिया होता? 18-19 में गिफ्ट दिया होता, तो सोचो आप कॉस्ट वो लेता 2 लाख और फर्स्ट टाइम हेल्ड बाय एससीसी मतलब 18-19, तो 18-19 से डिवाइड करता तो कुछ बेनिफिट मिल पाता कि 18-19 का इंडेक्स तो 280 था सर। तो लॉजिक के हिसाब से कितना गलत है कि कॉस्ट वो ले रहे हो 1 की और इंडेक्शन 18-19 से कर दो, कितना गलत है। तो अब जाके बिल्कुल बात क्लियर है। और आप एक ही चीज याद रखना, आपको झंझटों में नहीं पड़ना है, तो समझा दिया फिर भी मैंने, आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस अर्नर, इंडेक्सेशन भी उधर से और डेट ऑफ इक्वेशन भी इसी की, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी यहीं से डिसाइड होगा, कॉस्ट भी यही रहेगी, इंडेक्शन भी यहीं से होगा। इस गिफ्टेड ईयर से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये बात क्लियर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा 4th, इन केस ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स इन्वेस्टमेंट चैप्टर हमारा हो चुका अकाउंट्स में, आपने देखा बोनस शेयर। जब भी बोनस शेयर्स कंपनी हमें देती है, हम इन्वेस्टर है, तो हमारे लिए बोनस शेयर्स की कॉस्ट 0 मानी जाती है, आपने देखा होगा। बोनस शेयर फ्री में आते हैं, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाते हैं, कॉस्ट कुछ भी नहीं लगती, कुछ रिसोर्सेज जाते हैं हमारे पास से, कुछ भी नहीं जाते, 0 वैल्यू। तो यहां पर भी वही रूल है, क्या है आप पढ़े, इन केस ऑफ बोनस शेयर्स if allotted before 2001 then fair market value, and if allotted on or after 1st April 2001 nil। ऐसा क्यों लिखा उसका रीजन समझाता हूं कि मान लो आपको 1 अप्रैल 2001 के बाद आए अगर बोनस, तो आप हमेशा कॉस्ट क्या मानना, नील, झंझट ही खत्म। लेकिन 1 अप्रैल 2001 से पहले आपको कभी बोनस शेयर मिले, इससे पहले मान लो आपको बोनस शेयर 98-99 में अलाउड हुए थे 100 शेयर्स, तो उस वक्त भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो 0 ही थी। ऐसा नहीं कि 2001 से पहले बोनस शेयर पैसे में मिलते थे, ऐसा नहीं, बोनस शेयर ऑलवेज 0 में ही मिलते हैं, तो ओरिजिनल कॉस्ट 0 थी, ठीक। फिर वही रूल आ गया, कौन सा, सेकंड नंबर वाला। कौन सा सेकंड नंबर वाला, इफ असेट एक्वायर्ड बिफोर 2001 देन ओरिजिनल कॉस्ट, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, और फेयर मार्केट वैल्यू, इस दिन फेयर मार्केट वैल्यू मान लो इसकी 1 रुपए भी है, तो हायर हमेशा ही क्या रहेगा, हमेशा ही फेयर मार्केट वैल्यू हायर रहेगी, क्योंकि ये तो ऑलवेज क्या रहेगा, 0। तो अगर ये 1 रुपया भी, इवन 1 पैसा भी है, तो हमेशा यही हायर रहेगा, इसलिए उन्होंने रूल ही बना दिया। तो आपको बिल्कुल इन शॉर्ट रूल समझना है कि इफ allotted before 2001 then fair market value is on 1st April 2001, and if after 2001 then nil cost। बस बोनस शेयर में आपको हमेशा इतना ही याद रखना है, जब जब बोनस शेयर का क्वेश्चन आएगा। यहां इन्वेस्टमेंट की वो एवरेज मेथड वगैरह फीफो वो कंसेप्ट मत लगा देना। इनकम टैक्स के रूल्स अकाउंटिंग से बिल्कुल अलग है। हमारे इंडिया की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और कहता है और हमारा इनकम टैक्स कुछ और कहता है। वहां हमने बोनस शेयर पे जो प्रॉफिट लॉस निकाला था तो एवरेज कॉस्ट से निकाल लिया। यहां ऐसा कंसेप्ट नहीं है, यहां बोनस शेयर की अलग कॉस्टिंग होती है। बोनस शेयर की कॉस्टिंग ऑलवेज क्या रहना है, 0। अब अगर मैंने उसको 10 लाख में बेचा है तो भी कॉस्ट क्या रहेगी, 0, और इंडेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0। यहां एवरेज कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये बोनस शेयर के बारे में स्पेशल रूल बना हुआ है, आप और हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। 5th नंबर राइट शेयर्स। ये भी हमने इन्वेस्टमेंट चैप्टर में पढ़ा। राइट शेयर्स होते क्या, एक बार और मैं आपको बताता हूं। सपोज मेरे पास कंपनी के ओरिजिनल शेयर्स थे, ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, ठीक है, एक्वायर्ड ऑन 1st अगस्त 2011, 1000 शेयर्स 50 रुपए की रेट से। ये पोजीशन थी मेरे पास, है ना। ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड एक्वायर्ड ऑन 1st अगस्त 2011, 1000 शेयर्स एट द रेट 50 मींस 50,000। तो 2011 में खरीदे, 2001 के बाद
तो 2001 के बाद वाले में तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ इक्विशन ही मानेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू का कोई झंझट है ही नहीं, दी भी हो तो इग्नोर। फेयर मार्केट वैल्यू का प्रॉब्लम सिर्फ कब आएगा, व्हेन एक्वायर्ड बिफोर 2001। ठीक, बाकी केस में सिंपल। तो ये तो हुआ ओरिजिनल शेयर। अब सपोज कंपनी ने इस पर 2000 हम मान लेते हैं 14-15 कंपनी डिक्लेयर्ड बोनस शेयर्स इन द रेशियो 1:2। तो 1:2 रेशियो का मतलब समझते हो, 1 बोनस फॉर 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स, है ना, 1 बोनस शेयर फॉर 2 एग्जिस्टिंग। तो 1000 शेयर पर 1/2 लगा देना। आप तो सीधी सी बात, रेशियो में आया तो 1/2 लगा देना। 1/2 अगर करता हूं मैं तो कितने शेयर्स आ जाएंगे इसके, 500 शेयर्स। अब इनका कॉस्ट क्या मानेंगे, तो अभी मैंने आपको ऊपर रूल बताया, रूल नंबर 4, कि इफ बोनस शेयर्स एक्वायर्ड आफ्टर 2001 देन कॉस्ट ऑलवेज 0 नील। तो शेयर्स वाले क्वेश्चन में आपको 3 टाइप के शेयर मिलेंगे। ओरिजिनल शेयर मिलेगा, उस पर आप नॉर्मल रूल लगाना। बोनस शेयर पे आप क्या रूल लगाएंगे, ये 4th नंबर वाला रूल लगा देंगे। और अब 5वां राइट शेयर के बारे में बताता हूं। राइट शेयर भी तब मिलते हैं अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर है और कंपनी फिर से पब्लिक ऑफर लाती है, तो वे पहले जनरल पब्लिक की तरफ नहीं जाती, पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछती है कि आप लोग अगर आप शेयर लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपका राइट है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। कंपनी से आपको राइट है कि आपसे पहले पूछे, आप मना करेंगे तो वो दूसरे को देंगे शेयर। तो कंपनी ने आपको राइट इश्यू किया, राइट शेयर ऑफर किया आपको। राइट शेयर ऑफर किए कंपनी ने आपको, सपोज 15-16 में, 15-16 में कंपनी ने आपको राइट शेयर ऑफर किए, 500 शेयर ऑफर किए, और ये फ्री में रहते हैं, ये फ्री में नहीं रहते। ये आपको कंपनी ने 20 रुपए के रेट से इश्यू की। कितने रुपए के रेट से, 20 रुपए की। अब आपने देखा था अपन इन्वेस्टमेंट चैप्टर में क्या किया था, आपके लिए कंपलसरी नहीं कि आप 20 रुपए के रेट से 500 शेयर लें। आप चाहें तो इस राइट को किसी के फेवर में एक्सटिंग्विश भी कर सकते हैं, किसी के फेवर में बेच सकते हैं इस राइट को। तो हमने इन्वेस्टमेंट चैप्टर में करते भी थे, कुछ पार्ट हम बेच देते थे, कुछ पार्ट एक्वायर कर लेते। तो अगर आपने इस राइट शेयर में से, सपोज 500 शेयर में से आपने रियली 300 शेयर्स सब्सक्राइब किए एट द रेट 20 सब्सक्राइब, इट मीन्स आपने एक्वायर किए, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी कॉस्ट हो गई आपकी 6000 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विशन 6000, ठीक है। और कुछ शेयर्स आपने राइट जो है, राइट भी तो बिकता, मैंने कहा था आपसे, राइट सेल कर दिया आपने, राइट सेल कर दिया। तो आपने 200 शेयर का राइट 5 रुपए की रेट से किसी को बेच दिया, राइट बेचा, इस बार शेयर नहीं बेचे, राइट बेचा। तो ये तो आपकी इनकम हो गई, ये तो आपकी इनकम हो गई। तो राइट शेयर के बारे में आपको 3 कंसेप्ट समझाता हूं। नंबर 1, राइट शेयर इफ एक्वायर्ड डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी। डायरेक्टली किससे खरीदे, कंपनी। तो ये वाले शेयर मैंने सीधे किससे खरीदे, किसी थर्ड पर्सन से खरीदे क्या, नहीं, सीधे कंपनी से मुझे ऑफर आया था, क्योंकि मैं कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था। तो कंपनी से ऑफर आया, इसलिए डायरेक्टली 20 रुपए का पेमेंट मैं किसको करूंगा, कंपनी को। तो इफ एक्वायर्ड डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी देन अमाउंट पेड टू द कंपनी, अमाउंट पेड टू द कंपनी विल बी द कॉस्ट ऑफ इक्विशन। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विशन है, क्योंकि अमाउंट पेड टू कंपनी कितना है, 20 रुपए। दूसरा, इफ एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, इस व्यक्ति के लिए हम बात करते हैं जिसको हमने राइट बेचा, राइट सेल टू मोहन, मोहन को राइट बेचा मान। तो मोहन के हिसाब सोचो आप, अब मोहन ने क्या ये राइट कंपनी से खरीदा, नहीं, मोहन ने किससे खरीदा, हमसे खरीदा। तो मोहन के लिए इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विशन क्या होगी, उसको ये शेयर कितने का पड़ा, कॉस्ट क्या, थोड़ा सोचो। मोहन ने 5 रुपए हमें दिए, और हमने इस 5 रुपए के बदले में उसको वो ऑफर लेटर जो आया था, राइट लेटर, वो राइट हमने इसके नाम से एंड्रोज कर दिया, ठीक। अब ये कंपनी को 20 रुपए चुका के कंपनी शेयर खरीद लेगा।
तो इसके लिए कॉस्ट क्या हो गई? ये कंपनी को देगा 20 रुपए, हमको दिए इसने 5 रुपए, तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ इक्वेशन कितनी हो गई? 25 रुपए हो गई। फिर भी ये फायदे में होगा क्योंकि मार्केट प्राइस डेफिनेटली इससे ज्यादा होगी। तो अगर आप डायरेक्टली कंपनी से एक्वायर करते हैं तो अमाउंट पेड टू कंपनी, इफ एक्वायर्ड फ्रॉम थर्ड पर्सन देन क्या लिखा हुआ है? अमाउंट पेड टू कंपनी 20 रुपए प्लस अमाउंट पेड टू आउटसाइड पार्टी, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो, अब तो कितना अच्छा चांस है। लाइव क्लास में मुझसे 2 बार पूछ लेते हो तो मैं 2 बार समझाता हूं, और यहां तो 2 बार क्या आप 10 बार भी रिपीट कर करके देख सकते हो। बात यही समझाऊंगा, 10 बार भी समझाऊंगा तो यही बात बोल रहा हूं, इसलिए आप ढंग से समझ लें। और तीसरा, इफ राइट ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, अब हमने यहां राइट ट्रांसफर किया था अनदर पर्सन को, देन द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इस राइट की कंसिडरेशन कितना मिला था हमें? 1000 रुपए। रिसीव्ड विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन, ये पूरा कैपिटल गेन है। नो डिडक्शन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें से लेस कुछ भी नहीं होगा। अच्छा बताओ क्या लेस करो? गया क्या आपके पास से? कोई शेयर गए क्या इनमें से? कोई शेयर दिए मैंने क्या? नहीं, वो राइट लेटर जो आया था वो लेटर साइन करके एंडोर्स कर दिया, बस इतना सा काम किया। कुछ भी मेरे पास से रिसोर्सेस कुछ भी नहीं गए, तो कॉस्ट कुछ भी नहीं। उस राइट की कोई कॉस्ट थोड़ी थी, राइट खरीदने के लिए पैसा थोड़ी दिया था मैंने। और शेयर तो सब एज इट इज है मेरे पास, शेयर कुछ भी नहीं गया, एक शेयर भी नहीं गया मेरे पास से, सिर्फ राइट लेटर गया बस। तो राइट बेचने में जितना भी कंसिडरेशन आता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, कैपिटल गेन पूरा, नो डिडक्शन अवेलेबल, कॉस्ट कुछ होती ही नहीं इसकी। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। नंबर 1, डायरेक्ट कंपनी से खरीदना तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये हो गई। अगर थर्ड पार्टी से खरीदोगे तो amount paid to the company plus amount paid to third party will be the cost of acquisition, and in case right transfer to another person then full value of consideration is treated as capital gain। ये 3 पॉइंट है। 6th, cost of acquisition in case of advance money received, बहुत बढ़िया पॉइंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं इसका आपको। आपने देखा होगा अक्सर लैंड एंड बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी के जब भी सौदे होते हैं तो क्या होता है उन सौदों में? अक्सर रियल लाइफ में पूछना आप अपने पेरेंट्स से भी, या आप खुद ने देखा होगा कि जब हम कोई मकान खरीदते हैं या कोई मकान हम बेचते हैं तो क्या वो सामने वाला पूरा पैसा आज ही देता है? नहीं देता। आपने देखा होगा, मैंने अपना कोई मकान 10 लाख रुपए में बेचा तो सामने वाला मुझे क्या करेगा? एग्रीमेंट अमाउंट देगा। आपने नाम सुना होगा एग्रीमेंट अमाउंट, एडवांस मनी, या हिंदी में अगर कहें तो बयाना, ये बयाना वर्ड बहुत चलता है, टोकन मनी वर्ड भी बहुत लोग बोलते हैं। तो इनिशियली कुछ पेमेंट होता है, नाम कुछ भी रखो आप उसका, टोकन मनी, एडवांस अमाउंट, एग्रीमेंट अमाउंट, कुछ भी रखो आप। तो वो जो पैसा आता है 1 लाख उसने भी दे दिए, फिर उसमें एग्रीमेंट में लिखा आता है कि द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेबल आफ्टर 2 or 3 मंथ, बाकी पैसा कब देगा? 2 या 3 महीने बाद, और रजिस्ट्री करा लेगा, तब हम उसको हैंड ओवर कर देंगे मकान। ये कंसेप्ट होता है। लेकिन किसी कारण से अगर वो परचेजर ये सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड ना कर पाया, आपने उसको 3 महीने का टाइम दिया था, अगर वो 3 महीने में पेमेंट नहीं कर पाता है, अनेबल टू पे, अनेबल टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो आप क्या करोगे? आपने सुना भी होगा कि लोग क्या करते हैं, जो अमाउंट एडवांस मनी उसको फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफिट कर लेते मतलब जब्त कर लेते हैं, यानी सौदा कैंसिल। वो 1 लाख रुपए जो उसने इनिशियली मुझे दिए थे एज एडवांस, वो मैं उसको लौटाऊंगा नहीं, वो मैं रख लूंगा, अब ये मकान फिर किसी और को बेचूंगा। तो इस 1 लाख रुपए को हम इनकम माने? तो आपको लगेगा बिल्कुल 100% मानना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है भाई। 1 लाख रुपए, और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इनकम टैक्स वाले कहीं नहीं छोड़ते, आप इनकम कैसे भी कमाते हो, लीगल इलीगल या कैसे भी। तो और ये तो इलीगल है ही नहीं ना, ये तो रियल रूल है कि अगर सामने वाले ने डिफॉल्ट किया है तो एक तरीके से हम 1 लाख रुपए जब्त कर लेंगे। तो वो 1 लाख रुपए आपकी इनकम होगी, लेकिन वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगी? क्वेश्चन कैपिटल गेन में कैपिटल से ट्रांसफर होना चाहिए, यहां कुछ ट्रांसफर हुआ, कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ। मकान मेरा था और अभी भी कहा है मेरे पास, ये कुछ गया, कुछ नहीं गया, वो एग्रीमेंट फाड़ दिया मैंने, बदले में 1 लाख रुपए मेरे पास आ गए। लेकिन गवर्नमेंट की नींद बहुत लेट खुली इसमें, आप पढ़ें कितना मजेदार हो गया।
एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड बाय असेसी, ध्यान रखना बाय असेसी, नॉट बाय प्रीवियस ऑनर, अंडरलाइन कर लेना, नॉट बाय प्रीवियस ऑनर। प्रीवियस ऑनर वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रीवियस ऑनर ने अगर कुछ ऐसा सौदा किया होगा, उसने अमाउंट को फॉरफिट किया होगा, तो वो हमें कंसिडर नहीं करना है, वो उसके हैंड्स में जो होना था हो गया। असेसी के हैंड्स में क्या होगा ये देखना है। तो असेसी के हैंड्स में सिर्फ अमाउंट फॉरफिटेड बाय द असेसी shall be deducted from cost of acquisition if such advance received before 2014 डेट ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 14 से आया था। तो अप्रैल 14 से पहले ऐसा होता था, कैसा होता था, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इस पर अंडरलाइन करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से डिडक्ट करोगे, यानी आप जब क्वेश्चन करोगे सेल्स कंसिडरेशन लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट आप जो भी लेते हो, कॉस्ट के बहुत सारे रूल्स मैंने ऊपर बताया आपको। पहला रूल ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, दूसरा रूल बताया 81 या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, है ना। इस तरह से कॉस्ट, जो भी कॉस्ट आई ऊपर वाले रूल्स लगा के, सपोज कॉस्ट आई 4 लाख रुपए, तो उस 4 लाख रुपए में से मैं ये एडवांस मनी जो फॉरफिट किए, एडवांस मनी फॉरफिटेड, सपोज 1 लाख फॉरफिट किए, तो ये 1 लाख माइनस कर दूंगा, अब बचे 3 लाख, तो इस 3 लाख पर ही मैं इंडेक्सेशन करूंगा, जो भी इंडेक्स कॉस्ट। कितना अजीब सा रूल, कहां से लेस करने का बोलते थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करोगे, कॉस्ट रिड्यूस करना है। और मान लो ऐसा हो जाए कि ये मकान 4 लाख रुपए का जो खरीदा था, ये मैंने ये अप्रैल 2001-2 में खरीदा था 4 लाख, और आज जब मैं 19-20 में बेच रहा हूं इसको, आज जब मैं 19-20 में बेच रहा हूं, तो तब तक तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, 50 लाख हो गई। 50 लाख में से मैंने एग्रीमेंट अमाउंट सामने वाले से 5 लाख ले लिया। कितना एग्रीमेंट अमाउंट ले लिया, 5 लाख, 10% तो लेता है व्यक्ति, तो 5 लाख ले लिया, और अब वो सौदा कैंसिल हो गया, फॉरफिटेड, तो 5 लाख फॉरफिट कर लिए मैंने, अब 5 लाख फॉरफिट कर लिए। और ये रूल तो क्या बोल रहे हैं कि एडवांस मनी फॉरफिटेड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से मैंने 5 लाख हटाया, तो उल्टा नेगेटिव आ रहा है। और कहीं भी कोई डिडक्शन या कोई एक्सपेंस नेगेटिव आता है तो हम उसको नील लिखते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि अगर नेगेटिव लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उल्टा कैपिटल गेन बढ़ जाएगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो उसको नील लिखोगे, और नील का इंडेक्शन भी क्या होगा, नील होगा। अब ये मकान जितने में बिका होगा वो कैपिटल गेन पूरा लगेगा। तो मेन आपको ये सीखना है कि एडवांस मनी फॉरफिटेड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन if advance money forfeited on or before 1st April 2014। अप्रैल 2014 से पहले हुआ हो तो ऐसा करना है, 19-20 में नहीं, 13-14 की बात मान लेते हैं। तो अप्रैल 2014 से पहले हुआ हो तो ऐसा करना है आपको, और अप्रैल 2014 के बाद अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तब नीचे अमेंडमेंट आया इतने साल बाद। और ये भी बहुत बार मैं बोलता भी था अपनी क्लास में कि ये कितना गलत रूल है, मुझे बिल्कुल बेकार लगता है रूल, लेकिन कई बार मैं कहता था कि जो इतना अच्छा लगे या बुरा लगे हमको पढ़ना पड़ता है। तो रूल कुछ खराब भी थे, गलत भी थे। अब जाके अमेंडमेंट हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 15-16, यानी कि 1 अप्रैल 14, आप तो यही मानोगे 14-15 मतलब असेसमेंट ईयर 15-16। सच एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल, ऑन और आफ्टर इस दिन या इसके बाद अगर फॉरफिट की, मान लो फिर से सौदा हुआ, फिर से किसी को सौदा करा मैंने 60 लाख का, अब मुझे 10 एडवांस मिला 6 लाख और मैंने इसको फॉरफिट कर लिया, तो ये जो फॉरफिट किया था 5 लाख, इसका तो ये कंसेप्ट, ये तो डिडक्ट होगा कॉस्ट में से। और ये जो 6 लाख मैंने फॉरफिट किए हैं, ये 6 लाख रुपए के बारे में क्या लिखा है, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। फिर एक बार और सौदा हुआ, मान लो 17-18 में, फिर 70 लाख का सौदा हुआ, 7 लाख आए, फिर मैंने फॉरफिट कर लिए, तो फिर कहां जाएंगे, अदर सोर्सेस। तो जितनी बार भी करोगे आप, 14 के बाद जितनी बार करोगे वो सब अदर सोर्सेस में जाएंगे। और जरूरी नहीं कि सौदा एक बार ही हो सकता है एक बार सौदा हुआ हो कैंसिल, फिर दूसरी बार सौदा हुआ फिर कैंसिल, तो 14 के बाद जितने भी हो सबको अदर सोर्स में ले जाना है। और 14 से पहले जितनी बार हुआ हो ऐसा, वो कहां करना है, कॉस्ट में से लेस करना है। और ये बात हम किसकी कर रहे हैं, सिर्फ असेसी की कर रहे हैं, मिस्टर एक्स की। अगर ये प्रॉपर्टी इसको मिस्टर वाई से गिफ्ट में मिली थी
किसमें मिली थी? गिफ्ट में। तो उस कंडीशन में इसने, अगर मान लो इसने भी कभी सौदा किया था, इसने भी एडवांस मनी फॉरफिट की थी 5 लाख रुपए, तो ये लेस कभी भी नहीं होगी। किसकी लेस करना? क्लियर लिखा हुआ है, ओनली बाय असेसी, अमाउंट फॉरफिटेड बाय असेसी। इसने जो फॉरफिट किया वो लेस करना है, उसने जो फॉरफिट किया वो लेस नहीं करना है। और सेकंड नंबर रूल अपनी जगह, कॉस्ट कौन सी लेंगे? तो जब असेट्स गिफ्ट में मिलती तो इसके लिए तो कॉस्ट 0 थी, तब हम कॉस्ट क्या लेते थे? प्रीवियस ऑनर की। इसके लिए कॉस्ट अगर मान लो 4 लाख रुपए, तो वही 4 लाख रुपए कॉस्ट इसके लिए आ जाएगी। वो रूल अपनी जगह, ध्यान रखना, कोई भी रूल मिक्स नहीं, सब अलग अलग रूल है। तो वो अपनी जगह रूल है, कॉस्ट प्रीवियस ऑनर की लेना है, ठीक है, इंडेक्शन भी वहीं से करना, वो अपनी जगह। लेकिन उस कॉस्ट में से लेस क्या करना है? तो लेस अमाउंट फॉरफिटेड बाय असेसी। इसने जो फॉरफिट किया वो माइनस करना है, उसने जो फॉरफिट किया वो माइनस नहीं करना। मैंने बहुत बार, 2-3 बार तो यही रिपीट कर दिया, उसके बाद भी अभी क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिकल, बहुत बड़ा क्वेश्चन है एडवांसेस का, तब और समझाऊंगा। अभी एक एक बार आपको करना यह कि ये सारे रूल्स एक बार अच्छे से माइंड में फिट कर लें, रिवाइज कर लें। तो मैंने 6 रूल आपको कॉस्ट ऑफ इक्वेशन के बता दिए। ये सारे रूल्स अगले सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तब तक स्टार्टिंग करूंगा जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे। और एक बार नहीं, 2-2 बार रिवाइज करो, वीडियो को डबल देखो। बहुत शानदार चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, अगर थोड़ी सी बात दिमाग में बैठ गई तो। और आखिरी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये इन कॉस्ट ऑफ इक्वेशन मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिए। इसका एक पॉइंट और है शेयर्स वाले क्वेश्चन में, वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो कॉस्ट कैसे कैसे असर्टेन करना वो हो गया। अब इंप्रूवमेंट का एक ही रूल है, बहुत छोटा सा और इजीली याद रह जाएगा। इंप्रूवमेंट मतलब आपने जो असेट परचेस की है उसमें कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट किया, मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूं, रिपेयरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। एक मंजिल और बनवा लिया, मशीन लाए तो मशीन में साथ में एक बॉयलर और लगा लिया, एक एडिशनल मशीन और लगा ली। शेयर्स में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होता, शेयर्स में इंप्रूवमेंट थोड़ा ना होता। शेयर में आप खरीदने के बाद कोई और कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो क्या? नहीं। तो ये काम जनरली इंप्रूवमेंट का ब्लेंड बिल्डिंग में ज्यादातर आएगा। क्या लिखा हुआ है? एनी कैपिटल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एसेसी इन मेकिंग एनी एडिशन इंप्रूवमेंट टू कैपिटल असेट बिफोर 1 अप्रैल 2001। आपने कब करे? 2001 से पहले करे। तो नॉट कंसिडर वेदर इंकर्ड बाय एसएससी और प्रीवियस ऑनर, किसी ने भी इंकर्ड किया सब छोड़ दो। और दूसरा लिखा आफ्टर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 कंसिडर वेदर इंकर्ड बाय एसएससी और प्रीवियस ऑनर। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज मान लेता हूं मैं कि एक प्रॉपर्टी 1 जुलाई 98 को मिस्टर एक्स ने खरीदी 1 लाख रुपए में, ये कॉस्ट है। अब पूरे रूल सारे एक बार और रिवाइज कर लो, सुन लो, है ना, एक बार पूरे सारे आ जाएंगे इसमें। इस एग्जांपल को जो मैं बना रहा हूं इस एग्जांपल में सारे रूल्स आ जाएंगे। तो 1 जुलाई 98 को 1 लाख रुपए में खरीदी, फिर इस प्रॉपर्टी को इसने 1 नवंबर 2013 में मिस्टर वाई को गिफ्ट में दे दिया। क्या दी? गिफ्ट में दे दी। ठीक। मिस्टर वाई ने क्या किया? और इससे पहले एक बात और बता दूं कि इसने हो सकता है, ये तो कौन सा ईयर हुआ? 98, 99। इसके बाद इसने क्या किया? 99, 2000 में एक्स ने इसमें 50,000 लगा के इंप्रूवमेंट किया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। फिर इसने इस प्रॉपर्टी को वाई को गिफ्ट कर दिया। वाई ने भी क्या किया? वाई ने 15-16 में इसमें एक इंप्रूवमेंट करवाया, 1 लाख रुपए लगा के इसमें इंप्रूवमेंट करवाया। फिर वाई ने इस प्रॉपर्टी को 19-20 में बेच दिया। ठीक है, सेल कर दिया इसने इस प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपए में। अब इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। तो 20 लाख रुपए सेल्स कंसिडरेशन लिख दूंगा, सेलिंग एक्सपेंसेस होते तो वो लिख देता। कॉस्ट ऑफ इक्वेशन के रूल्स भी रिवाइज हो जाए जरा एक बार अपने। कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या बताया मैंने? तो इन केस असेट प्रॉपर्टी, पहली बात तो कैलकुलेशन पूरा किसके लिए कर रहा हूं? मिस्टर वाई के लिए। कौन से प्रीवियस ईयर के लिए कर रहा हूं? 19-20। असेसमेंट ईयर 20
21। तो असेसी कौन है? मिस्टर वाई, क्योंकि एक्स ने इसको गिफ्ट में दी, तो गिफ्ट इज नॉट ट्रांसफर, सो नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स। ये तो एक नोट लिख के खत्म कर देंगे, एक्स के लिए कुछ भी नहीं होगा। वाई कर रहे हैं, वाई ने, और वैसे भी 19-20 में बेचने वाला व्यक्ति कौन है? ये मेन तो कैपिटल गेन इसके कारण आया ना, ट्रांसफर के कारण आया, खरीदने से थोड़ा ना आता है, बेचने के कारण आता है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर कौन है? मिस्टर भाई, तो मिस्टर भाई के लिए करना। अब मिस्टर भाई ने इस असेट्स को, प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था गिफ्ट, मींस नील कॉस्ट, जीरो वैल्यू। तो आपको रूल कौन से वाले पे जाना पड़ेगा? वो प्रीवियस ऑनर होगी, कि इसमें कॉस्ट भी कौन सी लूंगा मैं? प्रीवियस ऑनर की। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, ठीक। कौन सी कॉस्ट लूंगा? ओरिजिनल। इंप्रूवमेंट का रूल अलग है, इंप्रूवमेंट अभी नहीं लेंगे। कौन सी लेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख। फिर सेकंड नंबर रूल भी आ जाएगा। कौन सा सेकंड नंबर रूल? क्योंकि ये प्रॉपर्टी 98 में खरीदी, मींस 2001 से पहले, तो सेकंड नंबर रूल भी लगाना पड़ेगा कि ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। फेयर मार्केट वैल्यू इसके 2 लाख रुपए हम माने, तो अब आपको इसको फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये 98 की। तो कौन सा लेंगे? 1 लाख लेंगे या 2 लाख लेंगे? 1 लाख लेंगे या 2 लाख लेंगे? तो डेफिनेटली क्या लेंगे? 2 लाख। तो ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई आपकी 2 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्सेशन कहां से करेंगे? तो इंडेक्सेशन भी इसी से करेंगे। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी किससे रखेंगे? तो इसी डेट से लेंगे। तो गिफ्ट वाली डेट तो कोई मायने ही नहीं रखती, यानी ये वाला ईयर तो कोई काम का ही नहीं, 13-14। तो कॉस्ट भी वही ली मैंने, इंडेक्शन भी यहीं से करूंगा, और इंडेक्शन 1-2 से करूंगा, इसका मतलब 100 से। तो 289 डिवाइड बाय 100, ये हो गई कॉस्ट ऑफ इक्वेशन का रूल। अब इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। इंप्रूवमेंट में इसने भी इंप्रूवमेंट करवाया, आप ध्यान से देखो, इसने भी इंप्रूवमेंट करवाया 99 में, और इसने भी इंप्रूवमेंट करवाया। तो क्या लिखा हुआ है? बिफोर अप्रैल 2001। अगर 2001 से पहले का इंप्रूवमेंट है, ये 50,000 रुपए 2001 से पहले का इंप्रूवमेंट है, तो क्या लिखा हुआ है? नॉट कंसिडर। आपको कंसिडर करना ही नहीं, चाहे इसने किया हो या इसने किया हो, ठीक है। 2001 से पहले कोई भी करे, छोड़ देना। क्यों छोड़ देना? उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये एक मकान था, ग्राउंड फ्लोर, इसमें आपने फर्स्ट फ्लोर और बनवा लिया, तो फर्स्ट फ्लोर और बनवा लिया, तो टोटल मिला के 1.5 लाख हो गई। तो ऑटोमेटिकली ये जो भी 2001 से पहले वाली चीजें हैं, वो इस फेयर मार्केट वैल्यू में आ गई होगी ना। फेयर मार्केट वैल्यू जो आई होगी, वो पूरे मकान की आई होगी कि एक मंजिल की आई होगी? तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए ऐसा रूल बनाया। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, 2001 के पहले का हमेशा इग्नोर करना है, हमेशा। चाहे आप कॉस्ट ये वाली ले, चाहे आप कॉस्ट ये वाली ले, हमेशा इग्नोर ही करना है। मान लो विच एवर इज लोअर में ये आ रहा, विच एवर इज हायर में ये आ रहा होता, ये 90,000 ही होती, और ये लेता मैं, तो भी आपको इसको इग्नोर करना है। क्लियर? समझ लेना बात। तो मैं ये वाली कॉस्ट लूं या ये लूं, कोई से भी लूं, आपको ये वाला तो हमेशा इग्नोर ही करना है, ठीक है। हाँ, अगर इसने ऐसा किया होता कि इसने गिफ्ट में कब दिया? 13 में दिया। अब इसने एक बार और इंप्रूवमेंट किया, अपन इस एग्जांपल में एक बार और जोड़ लेते हैं। इसने सपोज 2009-10 में एक्स नहीं 50,000 और लगवाए थे इंप्रूवमेंट, ये एग्जांपल में और जोड़ लेते हैं। फिर इसने 13 में इसको गिफ्ट में कर दिया, और फिर इसने फिर इंप्रूवमेंट करवाया। तो अब क्या लिखा हुआ है? आफ्टर 2001, ऑन और आफ्टर 2001 कंसिडर, दोनों कंसिडर, वेदर इनकर्ड बाय ऑनर और प्रीवियस ऑनर। तो अब आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में दोनों लेना है। जो ऑनर ने की 1 लाख वो भी लेना है, जो प्रीवियस ऑनर ने की वो भी लेना है, क्योंकि ये 2001 के बाद की, 2001 से पहले वाली छोड़ देना। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ लेना, नहीं तो वीडियो रिपीट कर लेना। बहुत शानदार चीज है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप काम आएगी सारी चीजें। तो 1 से पहले की छोड़ दी मैंने, 1 के बाद की दोनों लेना है, ये भी लूंगा मैं 9-10 वाली भी 50,000, और ये 1 लाख रुपए जो 15-16 में की, ये भी लूंगा मैं 1 लाख रुपए। इंडेक्शन करूंगा इन दोनों का, 289 से इंटू करेंगे। इंटू अक्सर 289 से क्यों होगा? क्योंकि हमारा ईयर 19-20 रहेगा। डिवाइड बाय, अब डिवाइड किससे करना है? तो ये 50,000 9-10 की, तो 9-10 का इंडेक्स देख लेना आप क्वेश्चन में। 9-10 का इंडेक्स आपका कितना था? 9-10 का 148 है, और ये 15-16 की, तो 15-16 का इंडेक्स क्या था?
15-16 का था 250। ये आपका कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको। यानी कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही तो आएगा, तो आपको सेल ढूंढ के लाना है, सेलिंग एक्सपेंसेस ढूंढ के लाना है, ये लिख देना। कॉस्ट के बारे में रूल्स लगाना है, इंप्रूवमेंट के बारे में रूल्स लगाना है। और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही इसी वर्किंग अगर लिख लोगे, कैपिटल गेन चैप्टर में एक तो डेट और एक अमाउंट, दो चीज खास काम की होती है। तो डेट अमाउंट, परचेज सेल लिख दो, बस दो ही खेल रहेगा, परचेज सेल। वर्किंग नोट अगर आपने बना दिया तो फिर यहाँ फिट करने में इजी रहेगा आपको, क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो यहां तक मेरे सारे रूल्स लगभग आपके हो चुके हैं जिनसे मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आ सकता था। अब आपके पास 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं सिंघानिया के। सिंघानिया बुक में आपको एक कंसेप्ट अगर अच्छे समझ में आ गया हो, पहले तीनों वीडियो को वापस रिवाइज कर लेना, उसके बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखने की कोशिश करना, जैसा मैंने आपको समझाया उस हिसाब से। पहले मैंने कहा वर्किंग नोट लिख लेना क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, अरेंज किए हुए नहीं होते, वो पूरे लाइन से पूरा पैराग्राफ लिखा होता है। आप एक 1 बाय 1 डेट, कब परचेस किया, कितने में किया, फिर कब इंप्रूवमेंट हुआ, फिर किसने गिफ्ट किया, कब इंप्रूवमेंट, फिर सेल कब हुआ, सब लिख लेना। डेट और अमाउंट, डेट अमाउंट, फिर यहां फिट कर देना। इस फॉर्मेट बहुत छोटा, 4 पॉइंट ढूंढ के लाके लिख देना है आपको। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने एक तरीके से करवा ही दिया आपको। मैं बुक का करवाता, इससे अच्छा मैंने अपने मन से बना के करवा दिया। तो आपके पास 5 होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये होमवर्क की लिस्ट मैंने यहां लिख रखी है, तो इतना करें आप। थैंक यू सो मच।